भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। 2 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने नवजीवन में लिखा था कि हम सड़कों पर, मार्गों पर ही आसपास थूक देते हैं, ये एक अपराध है। आज हम 2015 में हैं। विडंबना देखिए कि आज भी यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकने के लिए पेनल्टी, फाइन, जुर्माने की बात होती है। यानी कहीं हमारे अंतर्मन से ये बात नहीं जागती कि हमें अपने देश को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। हम प्रशासन पे बहुत कुछ छोड़ देते हैं कि वही सब कुछ सुनिश्चित करे, लेकिन प्रशासन, सरकार, मंत्रालय अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक जन भागीदारी ना हो। लेकिन फिर भी प्रशासन अपने स्तर पे क्या कुछ कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, यही सब जानने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में संयुक्त निदेशक श्रीमती संध्या सिंह जी को। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो जैसा कि बात हो रही है प्रशासन की, हम ये जानते हैं कि प्रशासन इंडोवेशन 3 तक आ चुकी है। इंडोवेशन 1 हुआ, 2 हुआ, 3rd वर्जन उसका आया है। तो संध्या जी, आपसे इंडोवेशन के बारे में ही सबसे पहले समझना चाहें तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? इंडोवेशन का हमारा उद्देश्य है कि क्योंकि हमारे पास जो स्वच्छ भारत के अंदर टारगेट है वो बहुत बड़ा है जी, तो हम चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आएँ जो सुंदर हो, टिकाऊ हो और सस्ती हो, जिसका उपयोग हम बड़े पैमाने पर करके जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जी। तो ये हमारा प्राइम उद्देश्य है इंडोवेशन के पीछे। और इसी कड़ी में हमने ये 3rd इंडोवेशन अभी किया। इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आई। एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आई थी जिसके अंदर जूट को इस्तेमाल करके टॉयलेट का सुपर स्ट्रक्चर बनाना, मतलब उसकी वॉल बनाई, उसकी छत बनाई, और वो भी इतनी मजबूत कि 40 साल तक उसमें पानी का या किसी चीज़ का असर नहीं होगा। वो मतलब आपके कंक्रीट जितना मजबूत वो है पूरा स्ट्रक्चर, और इतनी तो टिकाऊ हो गई और सस्ती इतनी कि वो जो हम 12,000 की अनुदान राशि देते हैं एक टॉयलेट बनाने के लिए, वो उससे भी कम राशि में पूरा आपका टॉयलेट बन जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है। अगर बात करूँ मैं पानी की, तो पानी के लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमने पानी का जो वेस्टेज है, जब हम उसको क्लीन करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से, आरओ हो या आपका और कोई प्लांट हो, तो उसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टेज का कोई डिस्पोजल नहीं होता है क्योंकि कंटामिनेंट जो होते हैं जैसे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है या और भी गंदगी जो इसके अंदर होती है जो हमारे लिए घातक है, वो कंटामिनेंट पानी जो उसमें डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसके अंदर ही रहते हैं, लेकिन उसका कोई वे आउट नहीं है। अभी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर वो डिस्पोजल बहुत कम हो गया है और साथ ही साथ जो पानी का वेस्टेज है वो बहुत कम हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई जिसके अंदर पानी का वेस्टेज कम है और आप अच्छे से अच्छा पानी आपको मिल रहा है कम पैसे में। तो ये इस बार हमने इंडोवेशन के अंदर देखा जी। तो हम मान सकते हैं कि 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे आपने खुद कहा कि उसकी उम्र कितनी है, कोई भी नई तकनीक जो है वो कितने वर्षों तक रहेगी। जैसे आपने बताया कि 1-2 तकनीक 40 वर्षों तक जो है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। एक और बड़ी प्यारी बात कि लागत जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, वो भी भारत जैसे देश में विशेषकर। हमने वहाँ ये भी देखा संध्या जी की पॉलीथीन बैग्स जो हम देखते हैं, जो अब तो पूरे देश भर में, क्या गाँव क्या शहर, सब जगह इस्तेमाल भी होते हैं, यहाँ वहाँ फेंके भी जाते हैं। उससे सड़क निर्माण में किस तरह से लाभ लिया जा सकता है और वो सड़क जो है बाकी सड़कों जो बनाई जाती है उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन कोई भी तकनीक जब आती है तो उसे एक मंच आप लोग देते हैं। गांव तक पहुंचने की जहाँ तक उसकी बात है, वो किस लेवल पे होता है, किस तरह से होता है? सरकार का काम है लोगों के सामने इस चीज़ को लाना जी, लेकिन हम लोग इसको अडॉप्ट करें क्योंकि इंडिविजुअल्स तो नहीं कर सकते हैं, ये बड़े पैमाने पर होने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन सबको बुलाते हैं, उन्हें भी उसी मंच पे बुलाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे एनजीओज काम कर रहे हैं वाटर और सैनिटेशन में डिफरेंट स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पर, उनको बुलाते हैं। साथ ही साथ जो कॉरपोरेट्स हैं जो अपने CSR फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जी इस कार्य को आगे बढ़ाने में, उन सबको भी हम इनवाइट करते हैं। तो एक तरह का हम मंच बनाते हैं जहाँ पर जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो अपनी टेक्नोलॉजी इन सबके सामने रखता है और
ये उनके ऊपर है। अगर किसी को टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है और उन्हें लगता है कि उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए तो वो उसको ले सकते हैं वहाँ से। इट्स काइंड ऑफ मतलब हमने एक अम्ब्रेला सेट कर दिया है जिसके नीचे सारे लोग आकर के आपस में एक दूसरे से मिले जी। और जिसको जिसकी ज़रूरत है वो उसको ले लें। बहुत सुंदर। तो जिस तरह से संध्या जी बता रही हैं कि ये एक मंच है जहाँ पर तकनीक जो है वो लोगों के सामने लाई जाती है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए हम जो यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग शामिल होते हैं, क्योंकि अनुसंधान जब कहते हैं वैज्ञानिक भी उसमें आते हैं। बात हो जॉइंट सेक्रेटरीज की, वो होते हैं। मंत्रालय की ओर से बहुत से लोग वहाँ अधिकारी आते हैं जो बताते हैं कि योजना की जब बात आती है क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक्स डीजी हैं CSIR के जो आर ए माशेलकर जी, उन्होंने जो बात कही, आइए सुनते हैं। स्वच्छ भारत, ये जो एक मैं जिसको कहूँगा कि स्वच्छ भारत आयाम नहीं है, ये आंदोलन एक जन आंदोलन हो गया है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छ भारत का एक आह्वान किया था, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी देश में कोई हलचल जैसी बन गई है, एक आंदोलन बन गया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी जो है पानी के लिए या सैनिटेशन के लिए, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कमेटी कहते हैं, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। उसमें 19 सदस्य हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अफोर्डेबल है, जो स्केलेबल है, जो सस्टेनेबल है, जिसको हम बहुत जल्दी से डिप्लॉय कर सकते हैं, जो सोशली एक्सेप्टेबल है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हम सिलेक्ट कर रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन जो है अभी वो यहाँ होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि पूरे देश में, जैसे मैंने कहा, कि एक हलचल जैसी हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है तो वो सारे स्वच्छ भारत का आंदोलन कर रही हैं। अभी गए हफ्ते में मैंने तो 18,000 विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई स्वच्छ भारत के। उसके बाद में मैंने देख रहा हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है वो भी उभर रही है। जैसे कि इंडियन साइंस कांग्रेस हुई अभी 3 जनवरी को, प्रधानमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया और उसके बाद बड़ी चर्चा हुई साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट में कि हम कहाँ जा सकते हैं वाटर और सैनिटेशन में। क्योंकि आप तो देखते हैं कि हम चंद्रमा पे जाके पहुँचे हैं, मंगल तक जाके पहुँचे हैं, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी अपनी ऐसी है कि वाटर और सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। तो उसमें ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान कैसे आगे बढ़ाए, उसकी चर्चा हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि कॉरपोरेट जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है, जो उद्योग हैं, उसमें ये कर रहे हैं। जैसे कि टाटा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, तो हमने एक प्रयोग किया है कि बच्चे जो हैं उनमें एक तरह की जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए बड़े प्रयत्न हो रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये केवल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं, बल्कि अपने सब भारतवासियों का एक आंदोलन मैं देख रहा हूँ। आखिर में ये कहूँगा कि मैं अभी गाँव में जाता हूँ, तो एक गांव में गया था, मावल जिसका नाम है, पुणे के पास ही है, और वहाँ मैंने स्वच्छ भारत के लिए तो कहा। तो जब वो बच्चे थे, वो बच्चे आए और उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत होने के पहले हम स्वच्छ मावल बनाएंगे, अपना गांव ये करेंगे। तो हर बच्चे में अगर ये ऐसी भावना आ जाए तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2019 तक जो महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी है, तब तक हम लोग पूरा ओपन डिफिकेशन इसको बंद करेंगे और पूरा सैनिटेशन फॉर ऑल करेंगे, सब भारत के लिए वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। संजय जी, जैसे कि हमने अभी देखा, यहाँ पर बहुत जो अनुभव की जहाँ तक बात है, तो बहुत लोग जो विदेशों में काम कर चुके हैं, अब जब स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है, यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं, चाहे अनुसंधान के स्तर पे बात हो, ग्रामीण इलाकों में जाके वैज्ञानिकों की बात की जाए, तो ये किस तरह से टीम बनाई जाती है, किस तरह से पूरा कार्य होता है, थोड़ा आप बताएं। हमने क्या किया है कि एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है, जैसा कि आपने पहले भी बताया डॉक्टर माशेलकर के बारे में। तो डॉक्टर माशेलकर जो एक्स डीजी हैं और
उनको सम्मानित भी किया है पद्मश्री से भारत सरकार ने। उनके अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें बहुत सारे वाटर और सैनिटेशन मतलब पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में जो भी उन्नतशील लोग हैं और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन सब की एक करीब 26 लोगों की कमेटी बनी हुई है। तो हमने क्या किया है, अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है मिनिस्ट्री की वेबसाइट के अंदर। उस ऑनलाइन पोर्टल में जिसने भी कोई इनोवेशन किया है, वो इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, वो लोग अपनी इनोवेशंस को उसके अंदर डालते हैं, उसको सबमिशन देते हैं जी। उसके बाद महीने में या 2 महीने में एक बार हाई लेवल कमेटी बैठती है डॉक्टर माशेलकर की अध्यक्षता में। वो एक एक टेक्नोलॉजी के को अच्छे से उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसकी गुणवत्ता के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अगर कहीं पर पायलट हुआ है तो वहाँ भी जाकर उसको देखते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी चल रही है, ये स्केलेबल है नहीं है, इसके क्या पॉजिटिव हैं, जो कंपनी क्लेम कर रही है या इंडिविजुअल क्लेम कर रहा है वो सत्य है नहीं है। तो वो सारे पहलुओं को देखते हुए पूरी तरीके से उसको एग्जामिन करके उसके बाद उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद उसको अप्रूवल देते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हमें इनोवेशन के अपने फोरम में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। जो टेक्नोलॉजीज उस पूरे क्रियान्वयन को पास कर पाती हैं उन्हीं को केवल हम अपने इनोवेशन में फोरम में लाते हैं और दिखाते हैं। जी जी जी। और मैम मंत्रालय के स्तर पे अगर बात की जाए, जिस तरह से हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य और उसका टारगेट जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो लक्ष्य ये रखा कि 2015 तक सभी स्कूलों में जो कहा गया था कि विद्यालयों में कन्याओं के लिए अलग से शौचालय बन जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि हमें खबरें मिल रही हैं कि HRD मिनिस्ट्री इसके लिए उत्तरदायी है और वो कह रहे हैं कि नहीं, उनका ये टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और जो उनके लिए प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है वो उससे पहले उसको प्राप्त कर लेंगे जी। अभी हाल ही में PMO की पहल पर एक जैसा इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जाते हैं, सेंट्रल टीम जाती है, इसी तर्ज पर स्कूलों में देश भर के जो हमारे विद्यालय हैं वहाँ पर शौचालयों का निरीक्षण करने के लिए ऑब्जर्वर्स को यहाँ से भेजा गया है। अच्छा जी। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो अपना मतलब वहाँ जा करके पूरा मॉनिटरिंग कर लिया है और उसकी रिपोर्ट वो हम 1-2 दिन में बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि खबरें मिल रही हैं, रुझान जो मिल रहे हैं उसके हिसाब से कि ये टारगेट हमारा जो है वो अचीवेबल है और होने वाला है। आप निरीक्षण की बात कर रही हैं, रुझानों की बात कर रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है जो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो हमें मालूम है 6 करोड़ का हमारा लक्ष्य है जो 2019 तक हमें हासिल करना है कि सब घरों में शौचालय पहुंच जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। इस वर्ष की अगर बात की जाए 2014-2015 की, तो जो लक्ष्य था 60 लाख शौचालयों को बनवाने का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये आपके सामने बताते हुए कि जो हमारा 60 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य था इस साल के अंदर, वो हमने लगभग इसी समय प्राप्त कर लिया है। अभी कल ही मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ चर्चा कर रही थी जी। और हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हमारा 60 लाख का जो लक्ष्य है वो लगभग प्राप्त हो गया है और अभी भी हमारे पास 2 महीने पूरे बचते हैं जिसके 2 अक्टूबर तक इसे आपको पूरा करना है के लिए बिल्कुल। तो और हमें उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को 80 लाख तक तो ले जाएंगे इस साल। और हमारा जो अगले साल का लक्ष्य है 120 लाख टॉयलेट बनाने का, वो इस रफ्तार से अगर हम काम करते रहेंगे तो भी उससे पहले ही अचीव हो जाएगा जी। आपने अभी जैसे बात की मॉनिटरिंग की, तो इसमें संध्या जी ऐसा भी होता है कि नियमित रूप से मंत्रालय की तरफ से अगर हम बात करें तो लोग जाके, जैसे आपने बताया अभी कि अभी तो स्कूलों की बात हुई, लेकिन अगर पूरे स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो किस गति से काम हो रहा है, फंड्स ठीक से पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन इससे भी परे ये सुनिश्चित करना कि जिनको शौचालय आप बनवा कर दे रहे हैं वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए क्या हो रहा है? हम इसको 3 तरीके से इस कार्य को कार्यान्वित कर रहे हैं। हमने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिल करके एक नेशन वाइड सर्वे करवाया है जिसके अंदर 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उस पर डेटा कलेक्ट किया गया है। एक तो था कि शौचालय निर्माण और दूसरा था शौचालय निर्माण के साथ साथ उसका उपयोग। तो जुलाई के अंतिम दिन तक उनकी टीम फील्ड में थी, अभी उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है और अभी मंत्रालय ने हमें बताया है कि 15 सितंबर तक वो हमें रिपोर्ट दे देंगे। तो 15 सितंबर तक हमारे हाथ में स्थिति होगी, हम कह पाएंगे कि नहीं इतने शौचालय बने हैं और इतने सारे शौचालय उपयोग भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारा अपना ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके अंदर हर स्टेट फोटो के साथ साथ मतलब अगर कोई शौचालय बनता है तो उसकी फ़ोटो भी डालता है और जैसे वो फ़ोटो डालता है उसके जो GPS कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी उसके साथ ही अंकित हो जाते हैं। जैसे कहिए कि राम नाम का कोई इंसान है, किसी ग्राम पंचायत में है, उसके यहाँ पर शौचालय अगर बनता है जी,
तो उसका फ़ोटो डालते ही शौचालय का वो पता लग जाता है कि किस जगह पर वो शौचालय बना हुआ है। अच्छा। और उसके बाद हमने एक मंत्रालय के अंदर ऑफिसर्स की टीम बनाई है। एक एक ऑफिसर को एक एक स्टेट दिया है और उनको ये बोला है कि वो कभी भी हर 2 महीने में एक बार जाएं और रैंडमली किसी भी अचानक बिना स्टेट को बताएं, लेकिन किस गांव में जाके देखना चाहते हैं, कहाँ पे जाके देखना चाहते हैं, ये ना उनको बताएं। रैंडमली जाके वो चेक करें और वहाँ पर व्यक्तिगत रूप में देखें कि कितने शौचालय बने हुए हैं, कितने शौचालय इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो स्टेट ने हमारे ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में डेटा एंटर किया है उसको भी साथ साथ देखें कि वो कितना सही है। तो ये हमारा कार्य चल रहा है और हमने देखा अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि कम से कम 70 से 80% जो डेटा एंटर हो रहा है वो सच है। ये हमारे अपने लोगों ने जाकर इस चीज़ को देखा है। क्या बात है। इसके साथ साथ ही हमारी सेक्रेटरी मैडम हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर स्टेट से बात करती हैं। अच्छा। उनके सेक्रेटरीज को बोलती हैं कि हमारा जो अभियान है इसको पूरे जोर शोर से करना है। हर महीने उनसे पूछती हैं कि आपने कितना कार्य किया है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितने फंड्स आपके पास हैं, आपका ये टारगेट था, आपने कितना कंप्लीट किया है। तो एक तरीके से पुश जो है वो सेंट्रल लेवल से पूर्णतः दिया जाता है। तो जैसे संध्या जी बता रही हैं कि पुश जो है वाकई कहीं ना कहीं प्रेरणा भी ज़रूरी है, प्रोत्साहन भी ज़रूरी है, और जहाँ कहीं लगे कि काम उस गति से नहीं हो रहा है तो फिर वो पुश जो है वो भी ज़रूरी है। लेकिन हम कार्यक्रम में आपको ये भी दोस्तों बताते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों की तो किस तरह से काम चल रहा है। तो इसी कड़ी में चलते हैं आइजॉल और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कचरे की जब बात होती है, कूड़े के निपटारे की बात होती है तो एक बड़ी समस्या लगती है ये, लेकिन जब मालूम होता है कचरे से कमाई भी की जा सकती है तो लोग किस तरह से सहयोग करते हैं, देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सभी के लिए साफ सफाई और संपूर्ण स्वच्छता का सपना देखा था, जिसे साकार करने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसी अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इसका हिस्सा बनने की अपील की। स्वच्छता और स्वास्थ्यपरक जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब हाथ में हाथ डालकर स्वच्छता की ओर चलें। अपना घर तो साफ करें ही, अपने आस पड़ोस को भी साफ रखें। पानी की निकासी के लिए बेहतर व्यवस्था और सफाई के जरिए आस पड़ोस की गंदगी को भी साफ करें। ये अब हर नागरिक का कर्तव्य है। जब 1890 में ब्रिटिशर्स मिजोरम आए थे, हम स्वच्छ लोग नहीं थे। साफ सफाई व स्वच्छता हमारी प्राथमिकताएं नहीं थीं। इसी वजह से हमारे लोगों को बहुत से रोगों ने घेर रखा था, जैसे त्वचा रोग, खुजली, सिर में जुएं, खटमल आदि लोगों को अपना शिकार बना लेती थी। मीजो जरलाई पॉल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्वच्छ भारत अभियान को चलाने में मदद कर रहे हैं, न सिर्फ आइजॉल शहर में बल्कि दूसरे हिस्सों में भी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मीजो जेई इंसुई खोम के सभी सदस्यों का, और यहां शामिल होने वाले प्रसिद्ध गायक बेशक से किसी और गांव या शहर से हों, तब भी वो इस अभियान का हिस्सा बनने आए। चलो और व्यवहारिक बनते हैं और गलियों में चलकर साफ सफाई करते हैं। हमें स्वच्छता को महत्व देना होगा। हमारी सड़कों के किनारों की ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी स्वच्छ रखने की हमें ज़रूरत है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर।
मैम जैसे अभी हमने ये देखा, अगर हम बात करें कचरे की तो ये बड़ी समस्या है, और सीवेज जब हम कहते हैं तो ट्रीटमेंट प्लांट को लेके बहुत बात होती है, और इस बार इंडोवेशन 3 में भी बहुत उसके बारे में तकनीक दिखाई गई, किस तरह से जो है गंदा पानी जो है वो जो नदियों में जाता है तो उसको किस तरह से आप वापस जो यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह कूड़े की जब बात आती है तो बहुत लोगों को अभी तक इसका ज्ञान नहीं है किस तरह से कूड़े को अलग करना चाहिए, इसको लेके भी कुछ कार्य हो रहा है? जहाँ तक सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की बात है तो क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो मूर्ता वो गांव के लिए है जी, तो गांव में अगर हम कचरे की बात करें तो अभी उतनी समस्या भीषण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 तरह का कचरा होता है। एक तो आपका जो कंपोस्ट में इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा जो प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें हैं जो नॉन डिग्रेडेबल है उसका अभी अमाउंट थोड़ा कम है। तो गांव में अगर हम सेग्रीगेशन पर ही केवल जोर दें और कंपोस्टिंग को ही अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाएं, आप बता रहे हाँ बायोडिग्रेडेबल, जिसको वो बाद में एज ए मैन्योर खाद जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी समस्या काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को इस बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि नहीं इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इधर उधर ना फैलाएं, प्रॉपर डिस्पोजल के लिए प्लेसेस हों, वहाँ पर ही उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। जी, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जब पत्ते भी होते हैं उनको जला देते हैं तो उससे दुगना उसाने की प्रदूषण भी बढ़ता है, और वही उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर, जैसे आपने बताया कंपोस्ट उसमें से बनाया जा सकता है। लेकिन अब ये तो बात हुई सॉलिड वेस्ट की, गांव के लिहाज से अगर बात की जाए तो अब लिक्विड वेस्ट की अगर बात करें तो तकनीक के स्तर पर बहुत ज़्यादा कुछ अभी ऐसा नहीं है हम माने कि जो ग्रामीण स्तर पर किया हुआ हो। नदियों से भी हम देखते हैं कि बहुत जगह जो है सीवेज जो है गंदा पानी जो है वो पहुँच जाता है, वहाँ पर लोग उसके आसपास के इलाकों में और जगहों पर जो है खुले में शौच के लिए भी जाते हैं। तो कुल मिला के अगर नदियों की बात की जाए साफ सफाई के लिहाज से, जब हम पूरे अभियान की बात करते हैं तो मंत्रालय क्या कर रहा है? अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे के जितने भी गांव हैं उन सबको हमने प्रायोरिटी पे शौच खुले में शौच से मुक्त करने का इस बार बीड़ा उठाया है जी। और इन सब गांवों में हमने अलग से कार्यक्रम शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ मिल करके, और इन सब गांव में प्रायोरिटी में शौचालय प्रबंधन हो रहा है जी। और जो भी गंगा नदी से 100 मीटर की दूरी पर गांव है 100 मीटर की दूरी तक तो उन्हें खुले में शौच करना बिल्कुल वर्जित है, वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं। गंगा नदी का तो फिर भी नमामि गंगे के माध्यम से भी प्रयास हो रहे हैं और पूरा मंत्रालय अलग से इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन जो गांव में अपने जो जल स्रोत के उनके जो साधन जो होते हैं वहाँ हम देखते हैं बच्चे हों बुजुर्ग हों, वो इस बात का उनको आभास नहीं होता है कि छोटे छोटे तालाब हैं, कुएं हैं या और भी जो स्रोत हैं जल के, वहाँ आसपास गंदगी ना हो, खासतौर से लोग वहाँ पे शौच के लिए ना जाए, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो बहते हुए वो भी पानी में मिल जाता है। इसको लेकर कुछ बड़ी समस्या हो जाती है, स्वास्थ्य को लेकर भी खासतौर से, तो उसके लिए अब अलग से कुछ करने की कोशिश है? अभी हाल ही में हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में थोड़ा टाई अप किया है, क्योंकि ये समस्या हेल्थ और पानी दोनों से मिलकर होती है। अगर पानी का जो सोर्स है वो गंदा हो जाएगा तो उसके बाद में लोग को डायरिया हो जाएगा और उस स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो जो भी हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर भी हमारी कैंपेन चल रही है वहाँ पर हमने हेल्थ के साथ मिलकर स्पेशली केवल इसी बात को आगे रखते हुए कि कैसे डायरिया होता है, और डायरिया का मुख्य कारण है कि जो हम खुले में शौच जाते हैं वो जरा सा भी अगर शौच का एक भी तिनका आपके अंश शरीर के अंदर चला जाता है तो वो उससे ही बीमारी होती है। तो ये केवल एक बताने वाली चीज़ है, इसके लिए हम मीडिया के माध्यम से और भी नुक्कड़ नाटक और इन सब के माध्यम से एरियाज में हम ये खबर सबको पहुंचा। इंडोवेशन 3 में भी सचिव महोदया ने ये बात कही थी कि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं मैम कि वो जो गंदगी फैलाते हैं उनको वहाँ वो पैसा नहीं दिखता, लेकिन जब बीमारी हो जाती है उसके इलाज में जो खर्च होता है, अगर पूरे भारत के लिहाज से देखें तो वो कितना है सालाना, ये आंकड़ा जो है बड़ा अपने आप में जो है चौंकाने वाला है। बिल्कुल जी। लेकिन यहाँ संध्या जी आपसे एक बात और समझना चाहेंगे कि अभी डायरिया की जैसे आपने बात की है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो जल के कारण होती हैं, गंदगी के कारण होती हैं। हमने ये देखा है कि स्कूलों में बच्चों को शिक्षा मिल जाती है बिल्कुल कि वो आपको शौचालय जाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। जब वो घर जाते हैं तो चूंकि माता पिता सजग नहीं है, दादा दादी जो भी घर में बड़े हैं उनको चूंकि आदत नहीं है, तो बच्चे भी फिर वहीं जाके पहुंच जाते हैं कि शायद ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जो दुविधा रहती है, आपको लगता है इसको लेके लोगों की सोच, विशेषकर घर के जो बड़े हैं उनकी सोच बदल रही है? अभी तो थोड़ी बदल रही है, क्योंकि आजकल आप खुद भी देखें तो लगता है ये चीज़ मतलब सामने आया है कि जो बच्चे हैं वो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। अगर बच्चे कोई चीज़ जाके कहते हैं, आपका ही बच्चा आपको कोई चीज़ कहे कि नहीं ये चीज़ गलत है या सही है, टीचर ने हमें ऐसे बोला और हम ऐसे ही करेंगे, तो एक बार को खुद को भी लगता है कि नहीं ये चीज़ करना है ऐसे। तो आजकल स्कूलों में जा कर के इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि
नहीं घर शौच केवल शौचालय में जाना है, खुले में नहीं जाना है। हाथ खाना खाने से पहले, शौच के बाद धोना बहुत ज़रूरी है। साबुन से या राख से, जो भी आपके पास मौजूद है उससे धोइए। तो ये बच्चे जब इस चीज़ को स्कूल में करते हैं तो उन्हें आदत हो जाती है, लेकिन जब वो घर में जाते हैं तो एक बार को अगर उनके घर वाले नहीं भी कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को कहते हैं जी कि देखिए हमें ऐसा बताया है टीचर ने। और क्योंकि माँ बाप भी अधिकतर गाँव में अगर आप देखें तो उनको इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें ये समझ नहीं है कि क्यों मना किया जा रहा है, क्यों हमें कहा जा रहा है कि नहीं हाथ धो, या क्यों कहा जा रहा है कि शौचालय का उपयोग करो। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ओपन डिफेकेशन मतलब खुले में शौच जाने से अगर उस आपके कहते हैं कण मतलब मक्खी भी अगर उसके ऊपर आपके शेड पे बैठती है और वो आकर फिर आपके खाने पे बैठ जाती है तो क्या करती है, जो गंदगी आप बाहर छोड़ कर आए थे वो उसको आपके खाने पे ही उसने मिक्स कर दिया। और इतना छोटा सा अमाउंट वो होता है कि आपको भी नहीं दिखता, मुझे भी नहीं दिखता है, उसको तो यही लगता है नहीं कोई बात नहीं, मक्खी ही तो है, उड़ा दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आपने उस गंदगी को ही तो खाया, और वो छोटा सा एक तिनका आपके शरीर के अंदर जा करके पता नहीं क्या क्या करता है। जी संध्या जी, आप कार्यक्रम में आई, आपने ना सिर्फ हमें इतनी अच्छी जानकारी दी बल्कि ये भी बताया कि जहाँ तक बात है मंत्रालय की, सरकार की, तो वो अपने लक्ष्य को हासिल कर रही है या समय से पहले, ये जानना बहुत सुखद रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और दर्शकों, जैसा कि महात्मा गांधी का जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में हुआ, तो उन्हीं की बात अगर कहें आपसे, उन्होंने कहा है कि अगर बात होती है राष्ट्रीय और सामाजिक स्वच्छता की, तो ये एक ऐसा गुण है जो बचपन से बच्चों में आना चाहिए। हमें इस बात को समझना होगा। आशा करते हैं कि हम समझ भी रहे हैं और वो नजर भी आने लगेगा। तो इसी के साथ अब इस अंक में आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता आपको बता दें। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।